एक इम्पोर्टेंट मतलब कि गॉस की प्रमेय के कुछ अनुप्रयोग हैं जो तुम्हें समझने हैं, ध्यान से देखना। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, ठीक है। मान लीजिए, चलिए देखिए, बिंदु आवेश के कारण, एक मिनट सॉरी, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। अभी इसके पहले आपको एक चित्र देखना पड़ेगा, चित्र नंबर 9। यहाँ पर देखिए, ये जो चित्र दिख रहा है आपको, इसी के कारण बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र दिखा देते हैं बड़ा करके। हाँ, इसमें एक गॉसी पृष्ठ, मतलब कि इसमें गोली गॉसी पृष्ठ मानी जाती है। यहाँ पर गोली गॉसी पृष्ठ मानी जाती है। देखिए, एक गोली गॉसी पृष्ठ मानी गई है और उसके अंदर O पर एक प्लस क्यू आवेश रखा है, जिसके कारण बिंदु P, ये P बिंदु है, ये P बिंदु पर वेक्टर E बाहर की तरफ है, dA भी बाहर की तरफ है। अब देखो, यहाँ पे गोला होता है, जो गोला, उसके अंदर से E भी बाहर की तरफ निकलता है। उसका मतलब कि एक प्रमेय होती है कि केंद्र से डाला गया वृत्त के किसी बिंदु पर केंद्र से डाला गया कोण 90 अंश के होता है। यानी कि यहाँ से जो वैद्युत प्लस निकला वो भी, मतलब कि जो E होगा वो लंबवत निकलेगा तल से, और DS भी लंबवत निकलेगा तल से। ये चीज़ होती है, ये बस ये दोनों तल से लंबवत निकलेंगे और कुछ नहीं है। अब यही चीज़ पिछले चैप्टर में करने को, मतलब कि पिछले पेज में लिखा है, बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण किसी बिंदु ऊपर रखा इस प्लस क्यू आवेश से इस प्लस क्यू आवेश से किसी बिंदु O पर रखा है, इस प्लस क्यू आवेश से R दूरी पर, चलो चित्र बना लेते हैं, देखना। देखो क्या कह रहा है, मान लीजिए बिंदु O प्लस किसी बिंदु O पर रखा है प्लस क्यू, यानी कि यहाँ पर एक बिंदु पर प्लस क्यू रखा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, O रखा है, इससे प्लस क्यू आवेश R दूरी पर, यानी कि जो R दूरी है वो यहाँ से यहाँ तक की है। R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र आपको ज्ञात करना है वो यहाँ पर ज्ञात करना है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है। इसके लिए प्लस क्यू आवेश को केंद्र मानकर, अब चूंकि यहाँ पर इसको आपने मान लिया है केंद्र, इसको मान लिया है O केंद्र, ठीक। केंद्र मानकर इसके चारों ओर R त्रिज्या के काल्पनिक गॉसी पृष्ठ, देखिए काल्पनिक गॉसी पृष्ठ एक पूरा काल्पनिक गॉसी पृष्ठ है, ठीक है, ठीक। काल्पनिक गॉसी पृष्ठ की रचना करते हैं। बिंदु P इसी पृष्ठ पर स्थित होगा। यानी कि जो ये बिंदु P है, यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, E का मान निकालना है, वो यहीं पर स्थित होगा। यह काल्पनिक गोली पृष्ठ बिंदु ऊपर स्थित आवेश के लिए गॉसी प्रमेय कहलाती है। ये तो भाई वो गॉसी प्रमेय है, इस गॉसी प्रमेय से निकालेंगे, ये चीज़ है। चलो अब ये परिभाषा लिख ली। अब यहाँ पर आ जाते हैं, गॉसी प्रमेय से निर्गत कुल गतिज फ्लक्स, क्योंकि हम लोगों को पढ़ा है E बराबर सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये पढ़ा है। या तो इसको ऐसे लिखते हैं, सॉरी फाई का मान होगा, फाई बराबर वेक्टर E वेक्टर ds, और इसको फाई बराबर ऐसे लिख सकते हैं E ds कॉस थीटा, वही चीज़ लिखी है, देखिए उसमें E ds कॉस थीटा लिखा है, समीकरण 1 मान लिया है। अब देखो यहाँ पर दोनों चीज़ें एक दूसरे के समांतर हैं, जब ये ऐसी जा रही, ये भी ऐसी जा रही, और अगर ये दोनों विपरीत दिशा में जाते तो उनके बीच थीटा 180 अंश हो जाता। लेकिन ये दोनों समांतर जा रही हैं, यानी कि 90 ये रहा, 0 ये रहा, यानी ये लोग 0 अंश के कोण पर जा रही हैं आपस में, तो इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0। तो यहीं पर cos 0 का मान रख दिया। अब cos 0 का मान होता है 1, cos 0 का मान होता है 1, तो यहाँ पर रख दिया 1, तो हो गया EDS। अब यहाँ पर देखिए, जो वैद्युत क्षेत्र है वो नियत रहता है, जैसे फाई बराबर निकला सरफेस इंटीग्रेशन EDS। अब वेक्टर नहीं रहेगा क्योंकि cos 0 का मान cos रख चुके हैं। अब फाई बराबर, अब इधर पे सरफेस इंटीग्रेशन वाला फाई है। अब यहाँ पर E हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र मतलब कि नियत रहता है किसी भी आवेश का, तो ये इसको बाहर लिया और इसको अंदर कर दिया, और S ds, ठीक। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी है, R त्रिज्या गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल,
अब चूँकि ये जो इसका मान होता है, ये चीज़ आपको हर जगह मिलेगी कि इंटीग्रेशन या तो डी एस मिलेगा हैं, या इंटीग्रेशन डी ओमेगा मिलेगा। इंटीग्रेशन डी ओमेगा का मान हमेशा 4 पाई होता है, लेकिन इसका मान बदलता रहता है। क्यों बदलता रहता है? ये जो डी एस है, डी एस के कारण बदलता रहता है। अब जैसे कि मान लो कोई बेलन दे दिया गया है, अब बेलन का क्षेत्रफल पूछा गया, ये अभी इसमें एक जो आगे ही डेरिवेशन है इसके ठीक बाद ये इसका क्षेत्रफल होता पूछा जाएगा। ये इसका क्षेत्रफल तो इसका पूछा जाएगा तो इसका 2 पाई आर एल होता है हैं। ये क्षेत्रफल इसका होता है, यानी डी एस बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन के 2 पाई आर एल। एक ये सूत्र आ जाता है, मतलब कि हमेशा ये डी एस का मान बदलता है। जब डी एस का मान बदलेगा लेकिन डी ओमेगा का मान नहीं बदलेगा। इंटीग्रेशन डी ओमेगा का मान हमेशा 4 पाई रहता है। अतः समीकरण एक कहाँ है? देखिए यहाँ पर है ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा ई इंटू 4 पाई स्क्वायर। सॉरी, समीकरण दो से गलती हो गई। समीकरण 2 से इससे डी एस का मान कितना रहा? 4 पाई स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर का मान यहाँ रख दिया तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। तो अब चूँकि हमने पढ़ा है गॉस की प्रमेय में ई इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट, ई पाई बराबर Q/1/एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़ा है। चूँकि ये मतलब कि ये गॉस की प्रमेय के अनुसार है और ये निकाला हमने, तो ये फाई बराबर फाई होना चाहिए, यानी कि दोनों के मान बराबर होने चाहिए। तो अभी हम इन दोनों को बराबर कर देंगे। यहाँ पर देखिए समीकरण गॉस में समीकरण तुलना से यानी बराबर से ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर ये रहा, ये इसको यहाँ रखा, इसको यहाँ रखा, और ये देखिए हमको ई का मान ज्ञात करना है कि ई बराबर क्या होगा। तो ई का मान ज्ञात करने के लिए हमको इसको यहाँ पर डालना होगा। 4 पाई स्क्वायर नीचे कर ई इंटू 1/4 पाई स्क्वायर Q/r²। वही चीज़ है जहाँ देखो ये निकल आ गया आंसर। आप चाहें तो ज़्यादा परिभाषा ना लिखें, डायरेक्ट सूत्र से निकाल सकते हैं। बस यहाँ पर मानना पड़ेगा कि नहीं, जो शुरुआत में नहीं लिखते कि कुछ थोड़ी बहुत लाइनें लिखनी पड़ती हैं 2-3, आप अगर वो चाहे ना लिखना चाहें तो मान लिखें। बस उसमें ये लिख देना, माना एक गॉसी पृष्ठ है जिसके केंद्र ऊपर एक आवेश रखा है तथा आर दूरी पर बद्धचित्र की तीव्रता ज्ञात। सिर्फ 3 लाइनें ही लिख दो, इतने में ही काम चल जाएगा। और फिर बाकी ये डेरिवेशन आपको पूरा करना पड़ेगा। आप इसकी एक बार तैयारी कर लीजिए और ये डेरिवेशन आपको पूरा आ जाएगा।